So hello and welcome back students to AIB Education. I study with Anas sir. Today I will be starting one short explanation of class 12 business study chapter number 6 staffing. आज के अपने इस क्लास में इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं एक वन शॉट वे के साथ और इस चैप्टर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक वन शॉट वे के साथ ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो सबसे पहले हम और आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग और स्टाफिंग का मतलब जानते ही हैं कि भाई किसी भी खाली जगह को भरना। तो इसकी डेफिनेशन भी यही निकल कर आती है कि इट रेफर टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद द पीपल, यानी कि किसी भी खाली पोस्ट को भरने के प्रोसेस को स्टाफिंग कहा जाता है और ये आपके मैनेजमेंट के अंदर एक पार्ट है। यानी कि आप जानते हो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, यानी कि आपकी जो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है उसका नंबर इसका 3 आता है, यानी कि थर्ड पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। जब हम अपनी मैनेजमेंट करते हैं पहले हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, देन आफ्टर हम स्टाफिंग प्रोसेस रन करते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या जाना कि बेसिकली खाली जगह को भरना। अब यहां से स्टाफिंग क्या है भाई? स्टाफिंग ना एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आखिर क्या होती है? तो देखिए ह्यूमंस ना हमारे लिए एक एसेट है। अगर यही काम नहीं करेंगे तो कितनी महंगी मशीन आप ले आओ, उसको ऑपरेट करने के लिए वो पढ़ा लिखा बंदा ही चाहिए। अगर वो भी नहीं चाहिए तो उस मशीन को बनाने के लिए भी तो एक बंदा ही चाहिए। वो मशीन को तो नहीं बना रही। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, ह्यूमन हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है, तो उसकी मैनेजमेंट की जाती है। तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या आता है? इट रेफर टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस व्हिच डेवलप्स टू मैनेज द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस, यानी कि प्रॉपर तरीके से ह्यूमन एसेट्स को मेंटेन करना, मैनेज करना, डेवलप करना, ट्रेनिंग करना, ये सब चीजें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। एंड स्टाफिंग एज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? इसमें आ सकता है बेटा रिक्रूटमेंट, यानी भर्ती को देखना, एनालाइज करना प्रॉपर तरीके से कि भाई कहां पर किस जगह पर कितने बंदों की जरूरत है ताकि ओवरलैपिंग ना हो सके, वेस्टफुल एक्टिविटीज रन ना हो पाए। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, यानी कि हर कोई बंदा जो है वो अपनी फायदे के लिए काम करता है, पैसे के लिए काम करता है, तो उनके इंसेंटिव प्लान्स को डेवलप करना, उनके प्रमोशंस को, कैरियर प्लानिंग करना कि किस तरीके से हमें किसका प्रमोशन करना है, कंपनसेशन लेवल देना है, इंसेंटिव्स पे करने, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि अब क्या होता है बेसिकली हर एक कंपनी अपने अकॉर्डिंग ह्यूमन से काम करवाने के लिए, एम्प्लॉइज से काम करवाने के लिए उनको ट्रेनिंग करवाती है ताकि वो उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके काम करने का तरीका और बेसिकली उसके सारे जो लॉ हैं वो समझ पाए। तो जिससे क्या होता है आगे चलकर एम्प्लॉय के लिए टाइम भी वेस्ट नहीं होता और एज वेल एज कंपनी का पैसा भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि जब हम उसकी ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे तो वो काम करेगा जो उसको आता नहीं है और उसमें लॉस हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ गलती आएगी, इसमें कंपनी का घाटा होगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाने का काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। मेंटेनिंग लेबर रिलेशन, प्रॉपर तरीके से लेबर के बीच में रिलेशन मेंटेन करना, यहां तक कि उनके लड़ाई झगड़े और उनके कंप्लेंट्स को भी मेंटेन करके चलना, ये भी इसी का काम होता है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रॉपर तरीके से उनको सोशल सिक्योरिटी और उनके वेलफेयर से संबंधित सारे कामों को उनको प्रोवाइड करना। डिफेंडिंग द कंपनी लॉ सुइट, और सारी की चीजें जो कंपनी का लॉ है उस हिसाब से उनको काम करवाना और उनको समझाना एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। तो ये तो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। अब जो आपने देखा कि स्टाफिंग इज द थर्ड पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो यहां पर क्या होता है कि इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि भाई आप किसी तरीके से कोई स्टाफिंग प्रोसेस कर रहे हो, उदाहरण के तौर पर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और आप उस कंपनी के मालिक हो और आपको वहां पे एम्प्लॉइज को अटेंड करना है। तो आप ये नहीं कि अखबार में छपवा दिया कि भाई मुझे एम्प्लॉइज की जरूरत है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, एडवर्टीजमेंट करवा दिया, डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सब चीजें अलग बात है। बट सबसे पहला आपका काम ये होगा कि देखना कि भाई मुझे कहां पर कितने लोगों की जरूरत है, कहां पर मुझे कैसे लोगों की जरूरत है, कितने पढ़े लिखे मुझे चाहिए, कितने स्किल वाले पर्सन चाहिए, कितने क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, ये सब चीजें तो आप देखोगे चाहे कितनी बड़ी कंपनी आपकी हो। तो ऐसे ही जब हम स्टाफिंग का प्रोसेस करते हैं अपने मैनेजमेंट के अंदर, तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, आखिर हमें कितने लोगों की जरूरत है और कैसे लोगों की जरूरत है। फिर उसके बाद हम भर्ती निकालते हैं। जब भर्ती हम निकालते हैं, भर्ती करते हैं, फिर उनका सिलेक्शन करने के लिए हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेस्ट वगैरह लेते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, टेस्ट वगैरह लेने के बाद उनको उनकी जॉब दे दी जाती है, एज अ प्लेसमेंट का नाम दिया जा रहा है उसको। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया जाता है कंपनी का, जिसमें उसकी कंपनी के लॉस के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, सब चीजें जो है कंपनी की बताई जाती है। दैट आर कॉल्ड ओरिएंटेशन। यहाँ पे फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर उसको कंपनी के अकॉर्डिंग उनको ओरिएंटेशन देने के बाद, उनकी जॉब असाइन करने के बाद, उनकी जॉब के अकॉर्डिंग उनकी ट्रेनिंग करवाना और उनकी डेवलपमेंट तो हो ही जाती है।
परफॉर्मेंस अप्राइजल, और फिर उसके बाद जब वो अपने काम को करने लग जाए तो वहां से उनकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करना कि वो कितना काम ठीक कर रहे हैं और कितना काम गलत कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम उनको करेक्ट करते हुए रहना। इसको हम पढ़कर आए हैं अभी। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग का भी वन शॉट नहीं कवर किया, वो हम कवर कर लेंगे, बट कंट्रोलिंग के अंदर हमने देखा था कि जो डेविएशंस आती हैं उसको देखकर टीचिंग अ करेक्टिव एक्शन, एक करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, तो वो आपका परफॉर्मेंस अप्राइजल के बाद ही होता है। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, जैसे कि आप देख पाओगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि डेवलपिंग कंपनसेशन एंड द इंसेंटिव प्लान्स। तो बेसिकली यहां भी वही काम हो रहा है कि हम पहले ये देखते हैं, ये सब करने के बाद फिर हम देखते हैं भाई उनका किस तरीके से प्रमोशन करना है, किस बंदे का प्रमोशन करना है आफ्टर द परफॉर्मेंस अप्राइजल, कौन किस तरीके से काम कर रहा है उसके बाद, और यही उनकी कैरियर प्लानिंग कही जाती है। देन आफ्टर उनको कंपेंसेशन, जिस चीज के लिए वो काम कर रहे हैं, पैसे के लिए वो उनको पैसा दे दिया जाता है। तो ये आपका स्टाफिंग प्रोसेस है। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल समझते हुए चलिएगा, और मैं मानता हूं कि यहां तक सब चीजें समझ में भी आई होंगी। अब देखो इस चैप्टर में आगे क्या है। इस चैप्टर में आगे जो बातें हैं वो आपको ब्रीफ में क्या बता रखी है, पहले बता रखी है रिक्रूटमेंट के बारे में, फिर बता रखी है सिलेक्शन के बारे में, फिर बता रखी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये तीन टॉपिक आपको ब्रीफ में समझा रखे हैं इस कंप्लीट चैप्टर में। तो हम शुरुआत करते हैं रिक्रूटमेंट से कि आखिर इसका क्या परफॉर्मेंस होता है, क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की एंड सिलेक्शन की। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती। तो भर्ती के बारे में हम क्या समझते हैं, तो इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहां से भर्ती निकाली जाती है। आप खुद देखो, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब उन्हें किसी एम्प्लॉयमेंट की नीड होती है किसी भी लेवल पर, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, अखबारों में निकाल देंगे, न्यूज पर निकाल देंगे, या किसी भी तरीके से बाहर इश्तिहार वगैरह लगा देते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि इसी प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं, यानी भर्ती कहते हैं। अब यहां से भर्ती का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों में से सर्च करना अपने एप्लीकेंट को, जिससे लोग अप्लाई करें और फिर हम उनको बुलाएं। वो हम चले जाएंगे सिलेक्शन के अंदर, बट अभी बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की। तो सबसे पहले भर्ती निकालने के लिए हमारे पास दो सोर्स होती है। पहली होती है बेटा इंटरनल, और दूसरी होती है हमारे पास एक्सटर्नल। तो सबसे पहले इंटरनल का मतलब जानते हैं और फिर एक्सटर्नल का मतलब जानते हैं। तो इंटरनल के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहां पे बात हो रही है, इट रेफर टू इनवाइटिंग एप्लीकेंट फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम द कैंडिडेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे आप ध्यान रखना कि इसका मतलब यह है कि जो आपको एम्प्लॉयमेंट की नीड है, आप उसकी पोस्ट को स्टाफिंग जो कर रहे हो, मतलब उसको जो फिल कर रहे हो, वो आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के माध्यम से करते हो। तब इसका यूज कैसे करते हो, मतलब जो आपके पास एम्प्लॉयज हैं उनके ही जरिए, जो आपके पास पहले से एम्प्लॉय हैं, आप उनके ही जरिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोस्ट खाली हो गई हैं उनको फिल करने का काम करते हो। दैट आर कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहां पर तीन प्रोसेस इसके अंदर आते हैं। पहला आता है हमारे पास ट्रांसफर, दूसरा आता है प्रमोशन, और तीसरा आता है हमारे पास ले ऑफ। देखो सबसे पहले जब कभी भी हमें किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट की नीड पड़ती है, तो हम एक्सटर्नल सोर्स का सहारा लेने से पहले इंटरनल सोर्स का ही यूज करते हैं। क्योंकि जब हमारे पास जो एम्प्लॉय होते हैं और उनके माध्यम से हम अपनी फिल कर देते हैं जॉब, तो उनके पास उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट कराने की नीड नहीं होती, ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट देने की नीड नहीं होती, वो पहले से एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। तो पहला तो हम यूज करते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। अगर कोई कंपनी पुरानी है तो यहां से क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम ट्रांसफर का यूज कर रहे हैं भाई, किसी भी पोस्ट को फिल करना उस बंदे के ट्रांसफर के माध्यम से। जैसे कि आप देख पाओगे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, तो जहां पर जिस स्कूल में कमी पड़ती है टीचर्स की, तो जिस स्कूल में ज्यादा टीचर्स होते हैं वहां से उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उधर पहुंचा दिया जाता है। अब उस पोस्ट को फिल करने के लिए नया टीचर ज्वाइन नहीं किया, सेम जो टीचर पढ़ा रहे हैं पहले से ही वही वहां पर पढ़ाने के लिए गए। दैट आर कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एलिमेंट इज द ट्रांसफर। तो यहां पे ट्रांसफर का यूज किया। प्रमोशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई पीजीटी टीचर है, और पीजीटी टीचर यहां पर एक्सपीरियंस पर्सन है और हमें नीड पड़ रही है प्रिंसिपल की, तो पीजीटी टीचर का प्रमोशन करके उसको प्रिंसिपल बना दिया गया। ये होता है प्रमोशन, यानी कि आपने प्रिंसिपल की पोस्ट को फिल किया विद यूजिंग ऑफ इंटरनल एम्प्लॉय। फिर आता है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या होता है, जब कंपनी के अंदर काम कम होता है, जब कंपनी के अंदर सोर्सेस कम होती हैं, तो एम्प्लॉइज को उसकी पोस्ट से हटाकर नीचे वाली पोस्ट पे रख दिया जाता है, या फिर उसको कंपनी से ही निकाल दिया जाता है। तो काम कम होने की वजह से जिन एम्प्लॉइज को कंपनी से निकाल दिया जाता है उनको हम लेड ऑफ एम्प्लॉइज कहते हैं।
ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ले ऑफ का मतलब क्या हो गया, यहां से निकालना एम्प्लॉइज को बेसिकली। तो ये हो गया हमारा इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल का पार्ट में समझते हैं। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहर के एम्प्लॉइज का यूज करना। तो मैं आपको बताऊं कि पहला स्टेप तो हमारा यही होता है कि इंटरनल के बेस पर अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। बट इसको वही ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर सकती है जो पहले से ही रन कर रही है, जिसके पास पहले से एम्प्लॉय है। अगर आप अपनी नई कंपनी खोल रहे हो तो आपके पास पहले से तो एम्प्लॉय है ही नहीं, तो आपको जो यूज करना पड़ेगा वो एक्सटर्नल का ही करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज द वेरी हेल्पफुल डिसीजन। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल डिसीजन क्यों होता है, क्यों? क्योंकि बाहर से हमें इनोवेशन मिलती है, बाहर से हमें इनोवेटिव पर्सन मिलते हैं, एक फ्रेश जनरेशन मिलती है, जिससे हम अपने काम में और भी एबिलिटी के साथ प्रोडक्शन कर सकते हैं और ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो पहले इसका मतलब जानते हैं। एक्सटर्नल, इट रेफर टू इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम द कैंडिडेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अरे सेम सेम हो गई है ना, यहां पे लिख लो आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेम डेफिनेशन है बट इसका ही फर्क है। तो यहां पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किस तरीके से फिल की जाती है, देखो पहला होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कोई बंदा बाहर से आया, आपसे डायरेक्ट मिल लिया कि सर मुझे ऐसे ऐसे जॉब करनी है, आपके यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे रख लीजिए। दैट आर कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तब भी बाहर के बंदे का आपने यूज किया। फिर आता है कैजुअल कॉलर्स वगैरह आ जाते हैं और एडवर्टीजमेंट हम करते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट जैसे आपने देखा होगा कि वो कॉलेज जो है वो जॉब लगवा के देता है, वो कैंपस जॉब लगवा रहा है, वो इंस्टीट्यूट जॉब लगवा रहा है, इन सबको हम कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। ये सारे कंपनी से कनेक्टेड होते हैं और कंपनी को जब नीड पड़ती है तो इनके पास कॉल आ जाती है और ये अपने स्टूडेंट्स को वहां पर भेज देते हैं। पहले इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, उसके बाद वो जॉब पे रख लेते हैं अगर उनका परफॉर्मेंस अप्राइजल अच्छा होता है तो कैंपस रिक्रूटमेंट हो गई, वेबसाइट पब्लिशिंग हो गई। तो ये सारे जो प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, ये फॉलो करते हैं हम एक्सटर्नल के अंदर। बेसिकली सभी चीजें, मतलब इंटरनल के अंदर ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ, इन तीनों को छोड़कर जितने भी सोर्स हैं जिससे हम अपनी भर्ती को पूरा कर रहे हैं वो एक्सटर्नल के अंदर आप मान लीजिए। क्योंकि इन तीनों को छोड़कर जो भी सोर्स हम लगाएंगे उससे बाहर का ही बंदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए आएगा। फिर भी यहां मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जो कि आप याद रख सकते हो। इसके बाद हम बात करें सिलेक्शन की। मान लीजिए यहां पर हमने जो भर्ती निकाली थी वो भर्ती हमने निकाल दी। अब उस भर्ती को निकालने के बाद लोगों ने वेबसाइट पर कैजुअल कॉलर्स के माध्यम से, कैंपस रिक्रूटमेंट के माध्यम से हमारे पास आ गई 1000 एप्लीकेशन। अब ये हमारे पास 1000 एप्लीकेशन है। अब हम 1000 एप्लीकेशन जो हमारे पास आई है तो इन 1000 लोगों को सारे सबको थोड़ी काम पे रख लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें नीड है सिर्फ और सिर्फ 400 लोगों की। तो यहां पर क्या होगा कि इतने सारे लोगों में से इन 400 लोगों को ढूंढना पड़ेगा हमें कि कौन हमारे लिए बेस्ट है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मतलब क्या है? सिलेक्शन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच क्वालिफाइड एप्लीकेंट आर सिलेक्टेड बाय मींस ऑफ वेरियस टेस्ट फॉर द प्री डिटरमाइंड नंबर्स आउट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट। तो बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना पूरा यूजिंग ऑफ वेरियस टेस्ट, उसको हम सिलेक्शन कह रहे हैं। तो यहाँ पे इतने सारे लोगों को सिलेक्ट करने, इतने सारे लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट वगैरह हम लेते हैं। तो वो हम प्रोसेस के अंदर जानते हैं कि आखिर ये जो बंदे सिलेक्ट किए जा रहे हैं इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले होता है बेटा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि आप जिस भी कंपनी के अंदर जाओगे तो पहले आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का मतलब क्या होगा भाई, सामने कुछ लोग बैठे होंगे इंटरव्यूअर और आप सामने बैठे होंगे, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे क्वालिफिकेशन को लेकर, एज वगैरह को लेकर, आपकी पर्सनल डिटेल्स को लेकर और बहुत कुछ। तो ये होता है आमने सामने, जिससे आपकी बात करने का तरीका समझ में आता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का पता लगता है और बहुत कुछ। क्योंकि मान लो कोई बंदा कितना ही पढ़ा लिखा है, उसको सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी बात को कह सके या सामने वाले अनजान व्यक्ति से बात कर सके। तो यही चीज नापी जाती है, यही चीज भापी जाती है इस इंटरव्यू के अंदर। तो इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, हर पर्सन को, हर कैंडिडेट को सामने बिठाकर उससे कुछ सवाल किए जाते हैं। फिर आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब ये नहीं कि उसको सवाल दे दिया भाई दिल्ली में पहले कौन राजा था या फिर अमेरिका की राजधानी क्या है, ऐसा नहीं। यहाँ पे उसकी इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है, उसकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, उसका एटीट्यूड टेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें, उसका ट्रेड टेस्ट भी होता है। मतलब वो किस तरीके से सोच रखता है, उसको कुछ टास्क दिए जाते हैं, कुछ केस दिए जाते हैं, फिर उनको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है भाई अगर मान लो ये ऐसा हो रहा है तो कंपनी के अंदर तो आप क्या करोगे, अगर ये प्रॉब्लम्स फेस आ रही है, ये इन्वायरमेंटल चेंज हुआ है हमारे पास तो आप क्या करोगे। इसको हम कहते हैं बेटा सिलेक्शन टेस्ट। इसके बाद हमारे पास होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि जिस भी जॉब के लिए वो बंदा एप्लीकेंट है
उस एप्लीकेशन के बेस पर, उस जॉब के बेस पर उससे इंटरव्यू लिया जाए। मतलब अब समय है, कोई बेकार के सवाल, बेकार के तो नहीं कहेंगे, अदर सवाल करने का समय नहीं है, अब उस जॉब से संबंधित सवाल करने का समय है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बेस पर इंटरव्यू होता है। फिर आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, फिर उसका रेफरेंस वगैरह चेक किया जाता है कि इससे पहले वो फ्रेशर है या एक्सपीरियंस पर्सन है, और एक्सपीरियंस पर्सन तो पहले कहाँ काम करता था, इसका बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है। तो यहाँ पर फिर होता है सिलेक्शन डिसीजन, यानी कि फिर आप डिसीजन लेते हैं भाई इसको सेलेक्ट करें या ना करें। फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, और ये कंफर्म करने के बाद ही, कंप्लीट होने के बाद उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है, और फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जॉब टाइटल होता है ना, जॉब की बस सैलरी वगैरह होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, छुट्टी वगैरह लेने के कुछ प्रोविजंस होते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अगर मैं इसको और डीप में समझाऊं आपको, तो आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए आप एक टीचर की जॉब के लिए किसी स्कूल के अंदर गए, तो पहले तो आपका वो इंटरव्यू लेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, आप इसको सवाल करेंगे क्वालिफिकेशन से संबंधित, आपने कहां से पढ़ाई करी, कहां कॉलेज किया, कहां कुछ किया आपने, इस तरीके से सवाल किए जाएंगे। फिर आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा, आपसे कुछ नॉर्मल चीजें पूछ ली जाएंगी, आपके कुछ केस दे दिए जाएंगे, कुछ स्टूडेंट के लेवल पर केस दे दिया जाएगा, भाई हमारे पास ऐसा स्टूडेंट है, आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, इस तरीके से चीजें। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर आपसे, आप जिस क्लास के लिए एप्लीकेंट हो, मतलब आप 11 12 को पढ़ाना चाहते हो, 9 10 को पढ़ाना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। और फिर आपका क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर ही आपसे डेमो क्लास ली जाएगी। आप जाओगे, क्लास के अंदर बच्चे बैठे होंगे, आप वहां पे पढ़ाओगे, और फिर उस चीज को नोटिस किया जाएगा कि ये बंदा जो पढ़ा रहा है, इसका स्टाइल कैसा है, इसका एक तरह से एटीट्यूड कैसा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये सब चीजें। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होगा, वही सब चीजें हैं। फिर आपका बैकग्राउंड चेक होगा, पहले कहां पढ़ाते थे, या इससे पहले आपको एक्सपीरियंस कहां से, आप फ्रेशर हो क्या हो। फिर सिलेक्शन डिसीजन ले लेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज योर सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और सबसे छोटा पार्ट है, इसको फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ट्रेनिंग की, इसको लिखकर आ गए ना, बहुत मजा आ जाएगा एग्जाम के अंदर। देखिए, ट्रेनिंग डेवलप द टैलेंट, ट्रेनिंग जो होती है वो डेवलप करती है टैलेंट को, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट होता है, which is the most important asset. Although it does not appear on the company balance sheet, yet it has significant effect on the company progress. ये भले ही कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता, बट इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है कंपनी के प्रोग्रेस पर। अगर हमारे एसेट्स, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट एसेट मतलब हमारा टैलेंट ही डेवलप्ड नहीं होगा, तो हमारा कंपनी का प्रोग्रेस, ग्रोथ अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो ये भले ही कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं लिखता हो, बट ट्रेनिंग इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एसेट। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ट्रेनिंग करवाने के हमारे पास दो मेथड होते हैं बेटा। पहला होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो जैसे नाम समझ में आ रहा है, ऑन द जॉब मतलब काम को करते हुए ट्रेनिंग देना, ऑफ द जॉब मतलब काम को बंद करके बिठा के ट्रेनिंग देना। इनका मतलब समझते हैं। देखिए, इट रेफर टू दैट मेथड ऑफ अ ट्रेनिंग द बेसिक थीम ऑफ विच इज लर्निंग व्हाइल डूइंग। यानी कि इस ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मेथड जो है, इसका बेसिक थीम क्या है कि लर्निंग व्हाइल डूइंग, मतलब काम को करते हुए सीखो। दिस मेथड इज अप्लाइड टू द वर्क प्लेस। ये क्या होता है, वर्क प्लेस पर अप्लाई किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, वर्क प्लेस पर। इसमें तीन इंपॉर्टेंट मेथड आते हैं। पहला आता है हमारे पास इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड द इंट्रोडक्शन टू ऑल अबाउट टूल। मतलब आप सोचो कि जैसे मान लो आप किसी दुकान पे जाओ काम करने के लिए, ठीक है, तो आप जब किसी दुकान पे काम करने के लिए जाओगे, तो वो दुकान वाले जो पर्सन होंगे, दुकानदार जो होगा, वो आपको अपने साथ रखेगा। जैसे आप उसके काम करने के तरीके को देखो, आप उसके काम करने के तरीके को देखोगे, समझोगे और जानोगे कि आखिर किस तरीके से किस चीज को कैसे ट्रीट किया जाता है। आपने देखा होगा जो पंखा वंखा सही करने के लिए आते हैं लोग बाग, उनकी दुकानों पे कुछ लड़के काम करते हैं, और शुरुआती दिनों के अंदर वो लड़के कोई काम नहीं करते सिवाय देखने के। वो सब चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो दैट आर कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग। इसको हम इंट्रोडक्शन पार्ट भी कहते हैं। इसके बाद आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, अब उनसे थोड़ा बहुत काम करवाया जाता है गाइडेंस के अंदर, एक्सपर्ट्स के अंदर। जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई दुकान है, मेरी बिजली की दुकान है उदाहरण के तौर पर, और मैंने वहां कोई लड़का रखा, पहले मैंने उसको अपने साथ रखा, जिससे वो मेरे साथ जो है वो काम सीख रहा था। मैं काम कर रहा था, मुझे देखता था कि भाई हाँ, पंखा खराब हो गया तो ये सही करना है, कूलर खराब हो गया तो ये सही करना है, एसी खराब हो गया तो ये, लाइट खराब हो गया तो ये। उसने वो सब चीजें देखी और समझी, ऑब्जर्व करी, एनालाइज करी। फिर मेरे पास कोई एक तरीके से बंदा आया कि भाई हमारे कूलर खराब हो गया, एसी खराब हो गया, मतलब कोई भी कस्टमर आया, तो मैंने उस कस्टमर का काम उस लड़के
तरीके से करवाया अंडर द गाइडेंस, मतलब मैं भी वहां खड़ा रहा, मैंने भी देखा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। मतलब अंडर द गाइडेंस जब काम करवाया जाता है तो ये हमारा सेकंड पार्ट होता है। लास्ट में हम आते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर, फिर आप प्रॉपर तरीके से काम करने लगते हो और फिर आप उसके अंदर एक्सपर्ट होना शुरू हो जाते हो, तो दैट आर कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसके बाद बात करें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की, तो इसको हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि जैसे इसके अंदर 3 मेथड है ना, वैसे इसके अंदर केवल एक मेथड है। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इट रेफर टू दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग द बेसिक थीम ऑफ व्हिच इज लर्निंग बिफोर डूइंग। इस वाले मेथड की बेसिक थीम क्या है? लर्निंग बिफोर डूइंग, मतलब काम को करने से पहले सीखो। दिस मेथड इज यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, यहां पे फ्लोर लिखना आप, ठीक है। ये मेथड जो यूज होता है वो वर्क फ्लोर पे यूज होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा इसका मतलब देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई मीटिंग्स वगैरह होती है ना, कंपनीज के अंदर मीटिंग होती है, तो उन मीटिंग्स के अंदर सारे एम्प्लॉइज को, जो वर्क प्लेस के एम्प्लॉइज होते हैं, वर्क फ्लोर के एम्प्लॉइज होते हैं, उन सभी एम्प्लॉइज को जो है वो साथ में बिठाला जाता है, एक प्रॉपर तरीके से मीटिंग होती बैठ के, और फिर जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं ना बोर्ड पे, ऐसे ही वहां पे जो एक तरीके से एक्सपर्ट बंदा होता है, मैनेजर्स होते हैं, वो उनको बोर्ड पे समझाते हैं कि भाई ये हमारी सेल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इस तरीके से सिखाया जाता है, जिसपे वो सारे एम्प्लॉइज आगे चलकर वही काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, जो लर्निंग बिफोर डूइंग, काम को करने से पहला होता है, और इस मेथड को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो इसके अंदर एक ही मेथड आता है। तो ये था बेटा आपका ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा स्टाफिंग कॉन्सेप्ट, रिक्रूटमेंट कॉन्सेप्ट, सिलेक्शन कॉन्सेप्ट एंड ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट। इसके अंदर 4 कॉन्सेप्ट्स आते हैं इस चैप्टर के अंदर। सो होपफुली आपको सभी समझ में आए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट हाँ कहीं कोई डाउट रह गया हो, कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, कोई छोटा सा भी पॉइंट ना समझ में आया हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बता दीजिएगा। मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज सभी चीज आपको समझ में आई हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि भाई हाँ हमारा पढ़ा हुआ बच्चों को समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास के अंदर, और पढ़ेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर को, और उसको भी फिनिश कर देंगे और खत्म करेंगे अपने क्लास 12 बिजनेस स्टडी के कोर्स को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।